राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव की और इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और समाजवादी पार्टी के कम से कम 7 विधायकों ने बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट डाला है। एक विधायक तो वोट करने नहीं पहुंची। तो इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक यादव साहब, लीडरशिप पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपके नेता अखिलेश यादव जरूर ये कह रहे हैं कि भाई ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर लिया, प्रेशर का इस्तेमाल किया गया, पैकेज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन लीडरशिप पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आपके नेता को पता ही नहीं है कि जो मुख्य सचेतक है उसकी अंतरात्मा की आवाज क्या कह रही है और वो किधर जाने वाला है। कुंदन जी, देखिए, लीडरशिप पे सवाल खड़ा करने वाले या मैनेजमेंट पे सवाल खड़ा करने वाले, आप एक बता दें कि कोई ऐसा यंत्र हो, कोई ऐसा तंत्र हो जिससे मनोज पांडे जैसे लोगों की गद्दारी नापी जा सके, उनकी कायरता नापी जा सके, उनका लालच नापा जा सके, उनका गिदड़पना नापा जा सके। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मुझे लगता है किसी के पास। इस तरह के कालखंड, इस तरह के लोग जो है ना कुंदन जी, हर कालखंड में मिलते हैं। जो मुगल कालीन व्यवस्था में देखेंगे, ब्रिटिश कालीन व्यवस्था में देखेंगे, या इसके पहले वाली व्यवस्था में इस तरह के डीएनए वाले लोग, जो पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हर कालखंड में पाए जाते हैं और आज भी पाए जा रहे हैं, भविष्य में भी पाए जाएंगे। तो इसमें हम लोग कोई हैरानी नहीं है। देखिए, सत्ता के साथ और इस तरह की आताताई सत्ता के पास, जिसके पास ये अहंकार हो कि किसी को भी डिमोलिश कर सकती है, उस सत्ता के सामने टिका रहना मामूली बात नहीं है। इसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए। लेकिन जो गीदड़ लोग हैं वो दुम दबा के लालच में और इस तरह की चीजों में भाग जाते हैं। उसमें हमारे लीडरशिप के ऊपर कोई सवाल नहीं आना चाहिए। देखिए, जो पूरा परसेप्शन है कुंदन जी जनता का, बाइपोलर परसेप्शन है। एक तरफ लोकतंत्र का विध्वंसक है, दूसरे तरफ लोकतंत्र के संरक्षक है। जो विध्वंसक है उसको जनता एनडीए के नाम से जानती है, जो संरक्षक है लोकतंत्र का उसको जनता इंडिया के नाम से जानती है। तो लेकिन अशोक साहब, लेकिन वोट तो बीजेपी को मिलता है। दिक्कत यह है ना, आप लोगों के हिसाब से वो विध्वंसक है, लेकिन जनता को क्या समझ में बातें नहीं आती है। जनता आखिर क्यों बीजेपी को बार बार वोट देकर के जिता देती है? कुंदन जी, देखिए, अगर 2022 के विधानसभा का चुनाव की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 37% लोगों ने समाजवादी पार्टी के ऊपर अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। 2019 के लोकसभा की बात किया जाए कुंदन जी, तो 63% लोगों ने इस विध्वंसक सत्ता के खिलाफ वोट दिया था। 63% लोगों ने। और इंडिया अलायंस का यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास जो जनता चाह रही कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जनता को, इस जो दुस्साहसी सत्ता को, तानाशाही सत्ता को हटाने के लिए हम लोग पूरे दमखम के साथ कुंदन जी जनता के उम्मीदों के अनुरूप इंडिया गठबंधन के जैसा प्लेटफॉर्म जनता को प्रोवाइड करा रहे हैं। और जनता, आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इंतजार कर रही कि ये जो पेपर लीक करने वालों को, ऊपर बम गिराने वालों को कैसे कुचलना है, जनता जान रही है ना। ठीक है अशोक जी, मैं लौटता हूं। मनीष इंद्री साहब, दरअसल टूट फूट का शिकार तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, लेकिन टूट फूट का शिकार जो है कांग्रेस पिछले काफी वक्त से है। और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आप लोग भी इसे झेल रहे हैं। आपके लोग, पार्टी के लोगों को इंटैक्ट रखना क्या इतना मुश्किल हो गया है इस वक्त कि कौन कहां से किधर खिसक जाए, दूसरी तरफ चला जाए, पता ना चले? मनीष जी, मेरी बात आ रही है? आ रही सर, कहिए। ये दौर ऐसा है, अगर आप आज से 10 साल पहले का दौर याद रखेंगे तो जो सियासत होती थी वो पक्ष से पक्षी होती थी। जनता के सामने जाते थे। और मनीष जी, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, कुछ नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं मिल रही है। एक बार बोलिए। आपकी आवाज आ रही है? बोलिए सर, बोलिए। अब आई? आ रही है। तो एक वो दौर था जिसमें आप देखेंगे कि हेल्दी रिलेशनशिप हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर उस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। उन्होंने सत्ता पाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने का एक रास्ता इख्तियार किया कि जो हमारे साथ रहेगा वो हर गलती से बच जाएगा, और जो सामने रहेगा उसको बिना गलती के हम यूपीए, एनएसए, ईडी, सीबीआई, आईटी लगाकर एकदम खत्म कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। लड़ना सबके बस का नहीं है। ये आज नहीं, जब अंग्रेज थे तब भी ये था कि लड़ वही पाए जिसमें साहस था, जिसमें कैरेक्टर था, लड़ वही पाए। तो आज भी यही हो रहा है कि हर आदमी लड़ नहीं सकता। इस पूरे देश में राहुल गांधी जी के ऊपर तमाम बार हमले किए गए, तमाम नुकसान पहुंचाया गया, मगर वो साहस से लड़ रहे हैं। तो हम जो लोग लड़ना जानते हैं वो लड़ रहे हैं, जो साहस छोड़ देते हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है।
हम ये चाहते हैं कि अंत में वो लोग बचे रहें जो कैरेक्टर से मजबूत हो, जिनका लोकतंत्र में विश्वास हो और जो इस आतताई सरकार को उखाड़ फेंकने में जिनके अंदर मजबूत कलेजा हो। ठीक है मनीष जी, मैं लौटता हूं कौशल जी से इस पर जवाब लेने, लेकिन उससे पहले सुभाष यादव से जवाब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अभी आप जो है एनडीए का हिस्सा बने, कुछ महीने हो गए वैसे तो। सुभाष यादव साहब, आप लोग लड़ना नहीं चाहते थे या फिर दूसरी तरफ लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे? देखिए कुंदन जी, पिछड़ों का जो नारा देने का प्रयास करती है समाजवादी पार्टी पीडीए के मुद्दे पर अगर कोई लड़ने का काम करता है, सदन से लेकर सड़क तक अगर उसके मादा कोई रखता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। क्यों नहीं सदन के अंदर 69 शिक्षक भर्ती पर अखिलेश यादव जी बोलते? क्यों नहीं यूपीपी के अंदर 2018-17 की जो विसंगतियां उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? पिछड़ों की जब भी बात आती है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बेखौफ बोलते हैं, लड़ना हमसे सीखिए, हम लड़ते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं सत्ता में रहते हुए भी और पिछड़ों की बात करते हैं सत्ता से बाहर जाने के बाद भी। लेकिन आप तो इस प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार के अंदर थे महाराज, 3 बार श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन्हें पिछड़े याद नहीं आए, दलित याद नहीं, अल्पसंख्यक याद नहीं आए। लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर चले जाते हैं इन लोगों को पीडीए याद आता है, पीडीए का ये नारा देते हैं। उसी पीडीए के अंदर आलोक रंजन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2014-15 के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आलोक रंजन प्रमुख सचिव हुआ करते थे, और अखिलेश यादव पिछड़ों के लिए त्रिस्तरीय आरक्षण जब लागू करना चाह रहे थे तो आलोक रंजन जी ने वो आरक्षण लागू नहीं होने दिया और उसी आलोक रंजन को आपने भाजपा भेजने का कार्य करने का प्रयास किया। तो ये आपका जो पीडीए विरोधी चेहरा है ना, ये लोगों को दिख रहा है। और ये जो बार बार बोलते हैं साम दाम दंड भेद डर वगैरह, भैया हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां के विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कुंदन जी क्यों वोट कर रहे हैं? क्या वहां पे भी कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के विधायकों को साम दाम दंड भेद करवा रही है क्या? वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता यह है कि जब जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी कहीं जीतती है तो ये बोलती है कि जनता का जनादेश है, जनता ने हमें जिताया। घोषी जीते थे, बड़े उत्तेजित थे, बहुत ही खुश थे कि भैया जनता ने हमको जनादेश दिया, जनता ने हमको जिताया। और जहां ये हार जाते हैं वहां पे ये रटा रटा इनका ठीकरा है, प्रशासनिक लोगों ने हरा दिया, ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ हो गई, धांधली हो गई, प्रशासन ने दबाव बनाया, डर दिखाया, साम दाम दंड का प्रयोग किया। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पुराना रवैया है। देश की जनता, प्रदेश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, इनको जान चुकी है। और जो अशोक जी बार बार बोल रहे हैं डर, मैं इनको जरा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। 2018 के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होने जा रहा था तो समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों को भेजा, एक जया बच्चन जी को और एक एमएलसी जो वर्तमान में जिनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा बसपा के, भीमराव अंबेडकर जी। तब भी समाजवादी पार्टी अपने दूसरे प्रत्याशी को जिताने में असफल हुई, यानी तब भी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मैनेजमेंट के शिकार हुए थे और उनका अत्यधिक आत्मविश्वास ले डूबा। लीडरशिप और मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं सुभाष यादव साहब। मैं लौटता हूं कौशल कांत साहब, मैं लौटता हूं। ये कौशल कांत साहब, दरअसल हम बड़ी टूट कह रहे हैं, अभी तो 7 और 8 विधायकों की टूट हुई है। मैं जानना चाहता हूं और भी कुछ लोग हैं क्या? हालांकि रामगोपाल यादव साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई 2-4 और चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह का एटीट्यूड है उनके अंदर, और कह रहे हैं कि 2-4 चले जाए कोई बात नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं लोकसभा चुनाव आते आते ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं कि लगातार आपके साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हों, बीएसपी के सांसद जो हैं मौजूदा वो भी आपकी तरफ जा रहे हैं। तो ये टूट और बड़ी हो सकती है क्या? कुंदन जी, जब परिवारवाद में सत्ता गिफ्ट में मिलती है तो विधायकों को कुकुरमुत्ता बोलने की क्षमता आ जाती है। वही हुआ है रामगोपाल जी के साथ, जो विधायकों को कुकुरमुत्ते से तुलना कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र बोल रहे थे, अखिलेश यादव अगर इतने अच्छे लीडर होते तो मनीष पांडे जो चीफ विप बनाए गए थे वो छोड़ के चले गए। 2 दिन पहले आपने डिनर पार्टी दी थी, उस पर लोग नहीं आए, वो नहीं आए। अगर इसके भी पहले चले जाते हैं, ये तो राज्यसभा चुनाव है उसके पहले चले जाते हैं, राजभर आपके साथ होते थे छोड़ के चले गए, जयंत चौधरी आपके साथ होते थे छोड़ के चले गए, दारा सिंह चौहान आपके साथ होते थे छोड़ के चले गए। हमेशा राम को गाली देने वाले, जिसको सर पे बिठाया स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी आपको छोड़कर चले गए। सलीम शेरवानी जैसा पढ़ा लिखा सभ्य, हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित आदमी अगर छोड़ के जा रहा है तो कुंदन जी लीडरशिप में प्रॉब्लम है, आईना गंदा है या चेहरा गंदा है, ये जनता को डिसाइड करना है। अब मेरे कांग्रेस के मित्र ने हिमाचल प्रदेश के ऊपर बिल्कुल जवाब नहीं दिया, क्योंकि प्रतिभा सिंह जी कांग्रेस की थी और वहां पे भी मेरे मित्र ने भी सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं आया। कांग्रेस ने किया क्या है? कांग्रेस ने राम विरोध किया है हमेशा से, और इसके अलावा
बार बार भारत के अगेंस्ट काम किया। कुछ एग्जाम्पल देता हूं क्यों आज कांग्रेस का यह हाल हुआ। इन्होंने ये तानाशाही की बात कर रहे थे, इमरजेंसी लगाने वाले कौन, ये शाहबानों के केस को पलटने वाले तुष्टीकरण के लिए कौन, ये देश में घुसपैठियों को अलाउ करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 6(1) लाने वाले कौन, ये धार्मिक स्थल में कानून बदलने वाले लाने वाले कौन, ये जिससे कि जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रताड़ना देश पे हुई है उसको रोका जा सके। 1992 में हिंदुओं को बांटने के लिए माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट ला करके इन्होंने हिंदू जौन बद सिखों में बांटा। इनका काम ही क्या है, हिंदुओं को भारतीयों को बांटो, माइनॉरिटी को जोड़ो और राज करो। उसके बाद 95 में वक्फ एक्ट ले आए, उसके बाद 2004 में माइनॉरिटीज एजुकेशन एक्ट ले आए, 2010 में फेमा ले आए, FCRA ले आए जिससे विदेशी फंडिंग हो सके, 2012 में राइट टू एजुकेशन बिल से तुष्टीकरण को के वजह से इन्होंने मदरसों को निकाल दिया। देश का विरोध करते करते, ये केवल तुष्टीकरण करते करते देश का कब विरोध करने लगते हैं, राम का कब विरोध करते रहे, कब करते हैं, भारत माता का कब विरोध करते हैं। नहीं मनीष जी आपकी आवाज जा रही है। मनीष साहब आपकी आवाज जा रही है, बंद नहीं है, आपकी आवाज जा रही है, ऑन एयर जा रही है, आप जो कह रहे हैं जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस का आज ये हाल हो गया। कांग्रेस को छोड़कर आने वाले अमरिंदर सिंह आ गए, महाराष्ट्र कांग्रेस चैलेंज करता हूं, जब से कांग्रेस बनी है तब से आज तक कांग्रेस 70 बार टूटी है। कुंदन जी जब से कांग्रेस बनी है तब से 70 बार टूटी है, आज नहीं टूटती है और वो टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। जो लीडरशिप नहीं दे पा रहा है, जो अपने पार्टी को जोड़ नहीं पा रहा है, जो इंडी गठबंधन को, चलिए अब एक एक करके कौशल जी, अब मनीष सिंधवी, चूंकि आपने बहुत कुछ बोल लिया कांग्रेस को लेकर के, तो मनीष साहब को सुन लेते हैं। कौशल खान जी अब मनीष जी को सुन लेते हैं। एक मिनट पाने वाला भारत जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है जनता किसके साथ। कौशल खान साहब अब 1 मिनट मनीष जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं विवेक राजीव रंजन जी के पास जाऊंगा। मनीष जी जल्दी से इनसे पूछिए कि सीआरपीएफ क्यों लगाई इन्होंने वहां पर हिमाचल में। आतंक का चेहरा बन गए हैं, ये जबरदस्ती पर उतारू हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन थोड़ी चलेगा। जिस तरीके का आतंक ये मचाए हुए हैं, इनको जीत चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। और ये जो बात करते हैं ना, राजभर जी एक बार अंदर जाते हैं, एक बार बाहर आते हैं, एक बार अंदर जाते हैं, एक बार बाहर आते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए जो कुछ करना है वो कुछ करेंगे। नीतीश कुमार एक बार सत्ता में अंदर आते हैं, एक बार बाहर जाते हैं। अरे सवाल पूछिए ना, जवाब देना नीतीश कुमार पर, जवाब देना वो ओपी राजभर पर, नहीं दे पाएंगे। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे आप पहले ममता बनर्जी को जवाब दे दीजिए। रुक जाइए जवाब दे दीजिए। और एक लाइन नहीं बोल सकते कि 10 साल का अपना अचीवमेंट बताओगे। अनएम्प्लॉयमेंट अपने 45 साल के चरम पर है। भारतीय महंगाई पिछले 10% के ऊपर है। एक शब्द बोल रहे हैं, खत्म कर दिया आम आदमी ने। क्या बोलेंगे ये ऊपर? नहीं बोल पाएंगे। ठीक है अब राजीव रंजन जी को स्क्रीन पर लाइए, सबको लाइए स्क्रीन पर। राजीव रंजन साहब, इतना मुश्किल है क्या? और मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जो इधर आ गया, यानी कि बीजेपी की तरफ आ गए, सत्ता के पक्ष वाले आ गए, सत्ता पक्ष की तरफ पाला बदल करके, वो क्या डरपोक हैं? नहीं, देखिए कुंदन जी, डरपोक की बात नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति सुरक्षित राजनीतिक ठिकाना चाहता है। आज दुर्भाग्य की बात है, मनीष सिंधवी जी अभी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आतंक का शासन स्थापित किया है। चलिए उनकी बात मान लेते हैं। 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद इस देश में जितने भी चुनाव हुए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, तो उसमें आतंक कहां पे था? सवाल यह है कि केवल एक तैयारियों का अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो चुनाव की तैयारी ऐसी करती है कि कोई लूप होल छोड़ना नहीं चाहती है, और यही उसके जीत का सबसे बड़ा आधार है। बाकी पार्टियों को क्या है कि मोदी आदत आई है, ईडी है, सीबीआई है। तो सवाल ये है कि आप तैयारी नहीं करेंगे, आपकी तैयारी में कमी रहेगी, आपके संगठन में कमी रहेगी, तो अगले पे आरोप लगा के चुनाव नहीं जीत सकते। आपको अगर चुनाव हराना है तो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अगर 5 मौलिक गुण है तो कम से कम 4 आपको रखने पड़ेंगे और रफ्तार उससे डबल रखनी पड़ेगी, तब आप हरा पाएंगे। ठीक है,
ठीक है राजीव रंजन शर्मा, एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा और बाकी मेहमानों के पास फिर मैं जाऊंगा। इस टूट फूट का असर उत्तर प्रदेश में मिशन 80 पर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं क्या? राजीव रंजन साहब, शुरुआत आपसे। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं इस टूट फूट का सबसे बड़ा असर ये होगा कि एक माहौल विपक्ष के खिलाफ हो गया है कि एक इतने छोटे चुनाव को विपक्ष मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो एक माहौल पे इसका असर पड़ेगा और शायद ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि मिशन 80 भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उसके करीब पहुंचती जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। कौशल साहब, हर फैसले के पीछे दूरदर्शिता बीजेपी की दिखाई देती है। इस फैसले के पीछे इन 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करके आपकी तरफ आने का दूरदर्शी परिणाम बीजेपी के नजरिए से मैं समझना चाहता हूं। अब कुंदन जी ये बताइए, मोदी जी एनडीए और बीजेपी को संभाले और विपक्ष ये उम्मीद करता है उनको भी संभाले, तो ऐसा कैसे होगा? विपक्ष को तो अपना नेता खुद चुनना पड़ेगा, अपने को खुद जोड़ के रखना पड़ेगा। मनीष जी आता हूं, फिर सवाल लीजिएगा। हाँ। सबसे बड़ी चीज ये है कुंदन जी, आज मोदी जी सर्वमान्य नेता इसलिए है, क्योंकि उन्होंने पहले क्या किया? गरीब को राशन दिया, राम को आसन दिया, देश को सुशासन दिया और भाजपा को अनुशासन दिया। ये 4 चीजों के खिलाफ जाकर के कोई भी पार्टी किसी भी लोकतंत्र में सरवाइव नहीं कर सकती। इसके अलावा इन्होंने हमेशा बांटो और राज करो की बात की है, गरीबी का नारा देते थे, कभी गरीबी खत्म नहीं की। अब मोदी जी के शासन में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, 5% बीपीएल लाइन नीचे गई, लाभार्थी योजना में। ठीक है, अब मनीष जी कुछ कौशल जी थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं बात, जल्दी से बात कर लेते हैं, वक्त थोड़ा कम है। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष जी पूछिए। एक सवाल, अब तो 2 सवाल हो गए। इनसे पूछिए, अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए तो 80 करोड़ लोग राशन लेने वाले कौन है? इनकी सरकार ने तीन एजेंसियां, 3 गरीबी के आंकड़े दे रहे हैं। ये तो खुद कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। जब महामारी आई थी, जब गरीब आदमी को खाना नहीं मिल रहा था, हाथ जोड़कर विनम्रता से एक सवाल पूछता हूं कि 2014 से 24 के बीच में ईडी क्या सबसे बड़ी महामारी है, उस समय में गरीबों को राशन देना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। उनको उठाना, उनको बचाना, ये एक शासन की बात है। ये कांग्रेसी क्या जाने, जो लोग इमरजेंसी देश में लगाते हो, गरीबी का नारा देकर गरीबों का शोषण करते हो, 1 रुपया भेजते थे, 85 पैसे कांग्रेस। कौशल जी वो जानना चाहते हैं। कौशल जी आप कह रहे हैं 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो 80 करोड़ लोग कौन राशन ले रहे हैं? कौशल जी ये जवाब जानना चाहते हैं जल्दी से। जवाब बड़ा साफ बता रहा हूं। हाँ। जब इस पूरे शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी आई थी, जब पूरा विश्व घुटनों पे था। ठीक है, कोविड का इम्पैक्ट है। ठीक है, कोविड का इम्पैक्ट है। चलिए थोड़ा वक्त कम है, अशोक यादव जी को स्क्रीन पर आइए। अशोक यादव साहब, इस टूट का असर लोकसभा चुनाव पर होने वाला है क्या? या आप लोगों को लग रहा है कि अंतरात्मा की आवाज कह रही थी कि भाई बीजेपी के साथ जाइए, वो लोग सारे लोग चले गए, क्या ये कंफर्म हो गया है? देखिए कुंदन जी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि इसका लेश मात्र भी असर लोकसभा के चुनाव पे नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि जो लोग गए हैं जनता को लेकर के नहीं गए हैं, जनता की गालियां लेकर के गए हैं, जनता की बददुआएं लेकर के गए हैं। इसलिए हमें हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भाजपा के मित्र हमारे तमाम राइमिक वर्ड बोले, आसन सुशासन क्या क्या। आप ये बताइए कि अनुशासन की बातें कर रहे हैं, रमेश बिधूड़ी जैसा इनका सांसद जो है, भरी पंचायत में, भरी संसद में एक अल्पसंख्यक सांसद के खिलाफ की तरह गंदी बातें इस्तेमाल किया। ऐसा अनुशासन मोदी जी देते हैं? मोदी जी इलेक्टोरल बांड बना करके देश को लूटने का जो कुचक्र करते हैं, इसको अनुशासन आप कह सकते हैं? तो ऐसी चीजें मत बोलिए कि जो जनता के लिए डाइजेस्टेबल ना हो। आप ये कहिए कि मोदी जी ने इस देश को लूटने का एक तरीका बताया है कि कैसे लीगलाइज लूट की जा सकती है, कैसे पहले कानून बनाओ, फिर उसके बाद उस कानून के तहत देश को लूटो और भाजपा को सींचो। तो ऐसा सुभाष यादव, ठीक है, देश ने कभी नहीं देखा था। ठीक है अशोक जी मैं लौटता हूं। सुभाष यादव जी, आपको लगता है क्या कि इस टूट फूट का असर जो है वो लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? और इन नेताओं का कोई अपना पर्सनल वोट बैंक नहीं है, पर्सनल जनाधार नहीं है, या सब कुछ पार्टी की तरफ से ही वोट हासिल किया इन लोगों ने? देखिए यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की पार्टी की। इनको ये लगता है कि सारे के सारे जो विधायक इनके चुन के आते हैं ये समाजवादी पार्टी के वोट के रूप में चुन के आते हैं। ये लोग जमीनी स्तर के नेता हैं, इनका व्यक्तिगत जनाधार भी है, इनके पास अपना वोट बैंक भी है, और इसको अगर ये नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे हैं तो यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूल है कि नहीं, इनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर फर्क पड़ने वाला नहीं, कुंदन जी तो इतनी बौखलाहट किस बात की है? लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है, सामने पता चल ही जाएगा। और मेरे कांग्रेस के बड़े भाई बार बार जब सवालों की बात आती है तो आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन सवालों से भागते हैं।
ये हिमाचल प्रदेश के अंदर साम दाम दंड भेद वाले के ऊपर नहीं बोले, बिहार के अंदर इनके कांग्रेस को 2 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक, इन्होंने जब बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया तो ये नहीं बोले। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर आ गए, तो इनके ऊपर सिर्फ 4 लाइन बोलूंगा मैं, उसी के अंदर पूरा इसके अंदर स्पष्ट हो जाएगा। एक तकदीर सी नजर आती है, एक जंजीर सी नजर आती है, आखिर किताबों में पढ़े भी तो क्या पढ़ें, हर पन्ने में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तस्वीर नजर आती है। और यही कांग्रेस और यही समाजवादी पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की 40 साल जपते रहे, इनका उद्धार हो जाएगा। ठीक है राजीव रंजन साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं भाई, इतना बेबस विपक्ष क्यों अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है, इसका कोई फायदा मिल सकता है क्या? विक्टिम कार्ड का फायदा निश्चित तौर पर अपने वोटर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो जबरदस्ती हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि 8 विधायक और इतने प्रोमिनेंट विधायक उनसे टूट गए और पार्टी को एक दिन पहले पता लगा तो उनका वोटर ये भी सवाल तो उनसे पूछेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, विक्टिम कार्ड वो खेल रहे हैं अपना। चलिए राजीव जी, शुक्रिया इस चर्चा के लिए, तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो नतीजों का